हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखा जाए तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास चल रही है। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश में पढ़ रहे हैं। देखिए, गुलाम वंश को हम लोग 3 भागों में विभाजित किए थे। उन तीनों वंशों में हम लोग देखा जाए तो जो हम लोग शमसी वंश है, शमसी वंश के बारे में पढ़ रहे थे। शमसी वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो 1211 से लेकर 1265 ईस्वी के बीच शमसी वंश का कार्यकाल है। और देखा जाए तो इस वंश के संस्थापक की बात की जाए तो इस वंश के संस्थापक है शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे। देखा जाए तो इस वंश के जो संस्थापक थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग की क्लास जो है हम लोग देखेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में देख रहे थे कि आज हमारी क्लास है इल्तुतमिश के जो अगले उत्तराधिकारी होती हैं, आप कह सकते हैं कि जो रजिया सुल्ताना रजिया के बारे में देखते हैं। और इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1236 से लेकर 1240 है। आज की क्लास में हम लोग ये देख क्लास शुरू होने से पहले कुछ आपको पंक्तियाँ देख लेते हैं। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती है, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। क्या? हर सफलता का कारण ही कोशिश होती है। देखा जाए तो आप अक्सर तैयारी कर रहे हैं तो अगर एग्ज़ाम देते होंगे, किसी में हो सकता है आप विफल होते हैं तो उसके बाद फिर कोशिश करते हैं, उसके बाद आप पुनः सफल होते हैं। तो जब आप सफल होते हैं तो उसका सफलता का क्या कारण होता है? आपकी निरंतर मेहनत करना ही आपकी सफलता का कारण होता है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है उसको देखते हैं क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट आपको बताया गया है, जो तुर्की इतिहास है, तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासक क्या होती है? कौन होती है? देखा जाए तो जो रजिया सुल्ताना होती हैं वो तुर्की इतिहास में पहली मुस्लिम शासक होते हैं। कौन होते हैं? पहली शासक बनती है कि आप समझ लीजिए कि तुर्की इतिहास में अभी तक रजिया सुल्ताना से पहले कोई भी महिला शासक नहीं होती, लेकिन उन्होंने इस परंपरा को तोड़ते हुए वह पहली महिला मुस्लिम शासक नियुक्त होती। कौन? रजिया सुल्ताना। और देखा जाए तो अगर रजिया सुल्तान की बात की जाए तो अगर रजिया सुल्तान जो थे उनके पिता की बात की जाए तो उनके पिता का क्या नाम था? इल्तुतमिश था। क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे रजिया सुल्तान के पिता थे। देखा जाए तो जो रजिया सुल्तान थे और इल्तुतमिश के जितने योग्य आप कह सकते हैं जीवित पुत्र थे या आप कह सकते हैं जीवित संतान थे, उनमें सबसे ज़्यादा योग्य शासक या सबसे ज़्यादा योग्य होती हैं। इसी वजह से उन्हें अगला सुल्तान नियुक्त करते हैं। और उनकी माता की बात की जाए तो उनकी माता का नाम था कुतुबी बेगम। क्या नाम था? कुतुबी बेगम। देखा जाए तो कुतुबी बेगम किससे संबंध था? उनका देखा जाए जो कुतुबी वंश था जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनसे संबंध था, या कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की वे पुत्री थी। कौन थी? कुतुबी बेगम। क्या पॉइंट बताया जाए, जो तुर्क सरदार थे और प्रांतीय सरदार थे या प्रांतीय इक़्तिदार थे, प्रांतीय इक़्तिदार वाले चाहते थे या प्रांतीय इक़्तिदार के जो शासक थे वे चाहते थे कि फिरोज शाह को गद्दी से अपदस्थ करना या हटाने की बात करते थे। वे हटाने की क्यों बात करते थे? क्योंकि वे जो प्रांतीय इक़्तिदार थे और जो फिरोज थे और उनके जो संबंध थे वे अच्छे खासे नहीं थे, आप कह सकते हैं उन दोनों के बीच तालमेल नहीं हो रहा था। तो इस वजह से वे उन्हें अपने प्रांतीय इक़्तिदार से हटाना चाहते थे, जो फिरोज को हटाना चाहते थे। और वे कौन-कौन से प्रांतीय इक़्तिदार थे जो फिरोज को हटाना चाहते थे? अगर इसकी बात की जाए तो जो बदायूं के प्रांतीय इक़्तिदार थे, साथ ही साथ मुल्तान एवं हसी और लाहौर के जो इक़्तिदार थे, वे चाहते थे कि जो दिल्ली की गद्दी पे फिरोज शासन ना करे, फिरोज को अपदस्थ हटा के किसी और को सुल्तान नियुक्त किया जाए। देखा जाए तो इसके बाद जब ये लोग दिल्ली की ओर रवाना होते हैं तब जो तुर्क सरदार थे, तुर्क सरदार का समर्थन किसके साथ था? तुर्क सरदार का समर्थन फिरोज के साथ है। अगर फिरोज के साथ उसका समर्थन नहीं होता तो जो अगला शासक है, जब देखा जाए तो इल्तुतमिश की मृत्यु के समय जो सरदारों ने दबाव डालकर इल्तुतमिश को फिरोज को अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करते, तब नहीं नियुक्त कर पाते। इसी वजह से सरदारों के समर्थन की वजह से ही फिरोज अगला शासक होता है। इस वजह से जब प्रांतीय इक़्तिदार इकट्ठा हो रहे थे तो तुर्क सरदारों को भी पता चल गया था कि अगर वे फिरोज को अपदस्थ करेंगे या शासन के बागडोर से हटाएंगे तो उनके भी शासन पर खतरा हो जाएगा। इसी वजह से अंत में देखा जाए उन्होंने रजिया पर समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? अंत में उन्होंने रजिया को समर्थन देते हैं कि वह एक शासक के रूप में उत्तराधिकारी नियुक्त है। और उन्होंने रजिया सुल्तान ने यह भी कहा था कि अगर मैं एक अच्छी शासक नहीं साबित होती हूँ तो आप हमारे सर को कलम कर दीजिएगा। क्या? अगर वह अपने कार्य को करने में असमर्थ होती है तो उसके सर को कलम कर दीजिएगा। इस वजह से जो ये तुर्क सरदार थे उन्हें समर्थन देते हैं। किसे? रजिया सुल्ताना को। अगला पॉइंट जो दिया गया है, अगला पॉइंट आपको सामने दिया गया है। देखा जाए तो शासका बनने के पश्चात जब रजिया सुल्ताना शासका बनती है, जब यहाँ तुर्कों का समर्थन हो जाता है और प्रांतीय इक़्तिदारों का समर्थन हो जाता है, जब वो शासका बनती है तो शासका बनने के पश्चात उसके जीवन में आप कह सकते हैं कि साम्राज्य चलाने में, संचालन करने में क्या क्या समस्याएं आ रही थी, उन समस्या को उन्होंने कैसे निदान किया। देखा जाए तो जब वो शासका नियुक्त होती है तो उनको संचालन करने में सबसे पहले उन्होंने पर्दा त्याग किया। देखा जाए तो जो पर्दा प्रथा थी उस समय उन्होंने उसका परित्याग किया।
देखा जाए तो जो इस्लामिक महिलाएँ होती थी वो अपने आप को बुर्के में रखती थी। इस बुर्का को उन्होंने पर्दा को त्याग किया था। उसके बाद वे साम्राज्य को आप कह सकते हैं साम्राज्य में जो पुरुषों के कपड़े होते थे उसको पहन के आती थीं। इसी वजह से देखा जाए तो वो चोंगा पहन के आती थी। क्या चोंगा पहन के आती थीं। दरबार में आना-जाना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ वे शिकार पे भी जाने लगी ताकि जो उनके जो शिकार पे जाने लगी, उसके साथ ही साथ वे घुड़सवार प्रारंभ कर दिया। वे घुड़सवारी भी करने लगी ताकि अगर उन्हें अपने साम्राज्य विस्तार करने में कभी सेना का संचालन करना पड़े तो इस वजह से उन्होंने घुड़सवार का भी प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ वे जनता के सामने मुँह खोलकर आने लगी। क्या हुआ कि वह जनता के सामने मुँह खोलकर आने लगी। इन सब प्रथाओं को उन्होंने त्याग किया था। पर्दा प्रथा का त्याग किया, पुरुषों के कपड़े पहन के वे दरबार में उपस्थित होने लगी। होने के साथ ही वे शिकार पे जाने लगे और घुड़सवारी भी सीखना प्रारंभ कर दिया और जनता के सामने मुँह खोलकर आने लगी। अगला पॉइंट की बात कीजिए। अगला पॉइंट आपको दिया गया है। रज़िया जब काले गुलाम जिसे कह सकते हैं कि रज़िया जो थे, रज़िया के एक गुलाम थे जो काले गुलाम थे, उनका नाम था मलिक जमालुद्दीन याकूत। कौन थे? मलिक जमालुद्दीन याकूत। उन्हें किस पद पे नियुक्त करते हैं? आमिर ए आखुर। देखा जाए आमिर ए आखुर क्या पद होता था? आपको पहले भी बताया गया, अस्सुसाला का अध्यक्ष होते थे। क्या? अस्सुसाला का अध्यक्ष। अस्सुसाला का अध्यक्ष नियुक्त होता है। देखा जाए तो ये जो याकूत था कह सकते हैं उस समय जो वहाँ के सरदार थे और जनता थी वे सोचते थे कि याकूत और जो रज़िया सुल्ताना के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस वजह से देखा जाए तो कुछ जन जो याकूत से कुछ सरदार ईर्ष्या करते थे। और इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ देखा जाए तो जो रज़िया के खिलाफ विद्रोह होता है, रज़िया के खिलाफ जो विद्रोह किया जाता है, देखा जाए तो उसमें अल्तुनिया था, उसके बाद अंदगीन थे और कबीर खां एयाज थे। देखा जाए तो जो कबीर खां एयाज थे, सबसे पहले कबीर खां एयाज जो थे कहाँ के शासक थे? वो बात की जाए तो वे इक़्तिदार थे लाहौर के। कहाँ के थे? ये लाहौर के। सबसे पहले इन्होंने विद्रोह किया था। इस विद्रोह को रज़िया सुल्ताना ने दबा देती है। इस विद्रोह को सबसे पहले रज़िया सुल्ताना ने दबा देती है। उसके बाद देखा जाए तो अगला विद्रोह करते हैं अल्तुनिया। कौन करता है अगला विद्रोह? अल्तुनिया करते हैं। अल्तुनिया जहाँ कहाँ के थे? इक़्तिदार भटिंडा के, जो तबरे हिंद कहा जाता था। देखा जाए तो यहाँ पे जब इन्होंने किला मुबारक पे आक्रमण करते हैं तो वे किला के बाहर रहते हैं। तो इस वजह से जो वहाँ की उनकी जो सेना थी वे आपसी में विद्रोह करती हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि जैसे देखा जाए जो याकूत था वो अपने प्रमोशन या कह सकते हैं कि पदोन्नत हो रहा था, जो उसके अन्य सरदार थे वे पदोन्नत नहीं हो रहे थे। इस वजह से सेना में आपसी मतभेद होने की वजह से वे किले के सामने ही आक्रमण कर लेंगे और उस विद्रोह में याकूत की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? याकूत की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात जो रज़िया थे उनको किला मुबारक में कैद कर लिया। इसने कैद कर लेते हैं अल्तुनिया रज़िया को कैद कर लेते हैं। कहाँ करते हैं? किला मुबारक में। ये कहाँ पे है? भटिंडा में है, देखा जाए तो। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आपको बताया गया है। रज़िया के कैद होने के बाद देखा जाए तो जब रज़िया सुल्ताना कैद हो जाती है तो उसके बाद अगला शासक नियुक्त किया जाता है बहराम शाह को। किसे? बहराम शाह को। बहराम शाह को शासक नियुक्त किया जाता है। ये बहराम शाह सिर्फ एक कठपुतली के रूप में रहता है, बाकी उसके जो सभी अधिकारों का जो होता है प्रयोग जो सरदार होते थे वे करते थे। देखा जाए तो उसने एक जो बहराम शाह था, जो उसके सरदार थे, वे चाहते थे कि एक नया पद नियुक्त किया जाए। नया पद पर नायब मुमालिकता कहा जाता था। क्या? नायब मुमालिकता पद होता था, जिसको नियुक्त किसे किया गया था? एडगीन को। एडगीन जो होता था वो बहराम शाह के सभी कार्यों का संचालन करता था, केवल ये कठपुतली के रूप में शासन करता था। उसके बाद इसके दोस्त की बात कीजिए। उसके दोस्त जो था वजीर पद पर नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम मुहाजिबुद्दीन था। कौन था? मुहाजिबुद्दीन था। और देखा जाए तो बहराम शाह की मृत्यु कब हो जाती है? 1242 ईस्वी में उसके सेना द्वारा कर दिया जाता है, जब 1241 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण करते हैं। अब उसके बाद देखा जाए तो अगला पॉइंट आपको बताया गया है। अगला पॉइंट था अल्बुनिया ने कैद किया था। किसे कैद किया था? आपको बताया गया है अल्तुनिया ने रज़िया को कहाँ कैद किया? किला हिंद में। ये कहाँ है? भटिंडा में कैद किया था। उसके बाद 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? 13 अक्टूबर 1240 में रज़िया सुल्ताना की मृत्यु हो जाती है। देखा जाए तो कुछ इतिहासकार इसके बारे में लिखे हैं। कह सकते हैं कि आप जो मिनाज उस सिराज थे। कौन थे? मिनाज उस सिराज थे। उनकी किताब का क्या नाम था? तबकात नासरी में उन्होंने बताया है कि अगर देखा जाए तो रज़िया सुल्ताना का एक कमी कौन सी थी? उसकी कमी थी सिर्फ स्त्री होना। स्त्री होना कैसे था? देखा जाए तो अगर वह स्त्री नहीं होती तो अगर वह पुरुष होती तो उस समय मध्यकालीन इतिहास में उसका सबसे बड़ा नाम होता। कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा नाम इसी का होता। किसका? रज़िया सुल्ताना का। देखिए जाए ये तो आज के लिए थी। आज हम लोग MCQ भी कर लेंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। एक बार उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है।
इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर आसीन हुआ। आपको बताना है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की शासन या आप कहते हैं गद्दी पे कौन आसीन हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है 40 गुलाम सदस्यों में से कोई एक सदस्य कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, तीसरा दिएगा रजिया सुल्ताना, चौथा दिएगा इनमें से कोई नहीं। देखा जाए तो जो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात अगला सुल्तान कौन होता है? अगला सुल्तान होता है रुकनुद्दीन फिरोज होता है। कौन होता है? रुकनुद्दीन फिरोज होता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया गया है? इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी का नाम चांदी के टंके पर अंकित करवाया था। आपको बताना है इल्तुतमिश ने किस शासक का नाम जो चांदी के टंके पर अंकित करवाया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नासिरुद्दीन महमूद, दूसरा अलाउद्दीन मसूद शाह, तीसरा रजिया और चौथा जो दिए गए रुकनुद्दीन शाह। देखा जाए तो इसका सही उत्तर होता है रजिया सुल्ताना का नाम। देखा जाए तो कब किया था? जब ग्वालियर पे आक्रमण करने के पश्चात जब दिल्ली आता है तो उसके कार्य से इतना प्रभावित होता है तो उसे शासक नियुक्त होता है, साथ ही साथ उसे उसका नाम टंका पे अंकित करवाता है। किसको? रजिया सुल्ताना उसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया रुकनुद्दीन फिरोज की माँ शाह तुर्काना मूलतः थी। आपको बताना है कि रुकनुद्दीन शाह की जो माँ थी तुर्काना शाह, वो मूलतः क्या थी? आपको पहला ऑप्शन दिया गया है इल्तुतमिश की वैधानिक पत्नी थी जी, और दूसरा आपको बताना है अवैधानिक पत्नी थी, और तीसरा आपको बताना है तुर्की दासी थी, और चौथा बताना है शाही परिवार का सदस्य थी। देखा जाए तो जो रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी वे एक दासी थी। क्या थी? एक दासी थी, तुर्की दासी या तुर्कों की दासी थी। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, रजिया ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार गद्दी प्राप्त करने के लिए किया था। आपको क्वेश्चन दिया गया है रजिया सुल्ताना ने अपने पिता की वसीयत के प्राप्त करने के लिए क्या किया था? नंबर 1 विद्रोह किया, नंबर 2 मस्जिद में लाल वस्त्र पहनकर अपील की, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है शत्रुओं पर आक्रमण किया, और चौथा ऑप्शन की बात की जाए तो इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होता है उन्होंने लाल वस्त्र पहन के मस्जिद में लाल वस्त्र पहनकर अपील की। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है रजिया ने भारत में शासन कितने वर्ष तक किया है? रजिया सुल्ताना ने भारत में कितने वर्षों तक शासन किया है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 4 माह, और चौथा दिए गए हैं 7 वर्ष। इसका जो सही उत्तर होता है रजिया सुल्ताना ने 4 वर्ष शासन किया था। अगला क्वेश्चन दिए गए आपके सामने, रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त करते हैं? जो जमालुद्दीन याकूत हैं, ये देखिए जमालुद्दीन याकूत किस पद पे होते हैं? आमिर आखुर पद पे। आपका ऑप्शन दिए गए हैं सर जानदार, नंबर 2 दिए गए आमिर आखुर, और तीसरा देखिए आमिर ए शिकार, नंबर 4 देखिए आमिर कोही। इसका जो सही उत्तर होता है आमिर आखुर पद पे नियुक्त किया गया। देखिए आपको ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन दिए गए, रजिया ने कबीर खां एयाज को किस प्रांत का सूबेदार नियुक्त करते हैं? जो कबीर खां एयाज थे आपको बताया गया। देखिए कबीर खां एयाज कहाँ का प्रांत नियुक्त थे? आपको लाहौर में। इसका सही ऑप्शन होता है लाहौर, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बात की जाए, भटिंडा के विद्रोह को दमन रजिया की असफलता का क्या कारण था? जो भटिंडा का युद्ध हुआ था उसमें रजिया की असफलता का क्या कारण था आपको ये बताना है। बताया गया याकूत का वध, और दूसरा तुर्की सरदारों का असहयोग। देखा जाए तो जब यहाँ पे याकूत की हत्या होती तो यहीं पे रजिया सुल्तान ने गिरफ्तार कर ली जाती हैं, और साथ ही साथ जो तुर्क सेना था वो उनका सहयोग नहीं मिलने की वजह से इस वजह से रजिया का ये विद्रोह होता है। ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही होंगे। कौन सा? याकूत का वध और तुर्की सरदारों का असहयोग होना। और देखा जाए तो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया, रजिया व अल्तुनिया का वध कर दिया गया है। रजिया व अल्तुनिया का वध कब कर दिया गया था? किस वर्ष किया गया था ये आपको बताना। नंबर 1 1240 ईस्वी में, नंबर 2 1241 ईस्वी में, नंबर 3 1242, नंबर 4 1244। इसका सही उत्तर होता है 1240 में। देखा जाए तो रजिया सुल्ताना की मृत्यु कब होती है? 1240 ईस्वी में। कहाँ पे होती है? कैथल, जो हरियाणा में है। और देखा जाए तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो रजिया के पतन का प्रमुख कारण क्या था? रजिया के पतन का प्रमुख कारण क्या था? देखा जाए तो जो मिनाज जो सिराज की किताब थी तबकात नासरी में उन्होंने लिखा था, उसका मात्र एक कारण था स्त्री होना। इसका जो सही उत्तर होगा उसका स्त्री होना गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा थी, यही एक उसका कारण होता है असफलता का। और देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नायब के पद पर नियुक्त किया था। किससे नियुक्त किया था नायब के पद पर? उसका सही उत्तर होता है एदगीन को। किसको? एदगीन को। ये देखिए नायब मुमलिकात जो होता है उसे नायब कहा जाता है। नायब पद किसे नियुक्त किया था? सबसे पहले एदगीन को। ये आपसे ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, नायब एदगीन का वध मूलतः कारण था। आपको बताना है कि नायब जो था एदगीन था, जो उसका मूलतः मृत्यु का कारण क्या था? सुल्तान के विशेषाधिकार को दमन करता था। देखा जाए तो जो एदगीन था वो जब बहराम सा शासक होता था उससे अधिक अपने साम्राज्य में देखता। अगर इसके पास 400 सैनिक होते थे, इनके पास 200 सैनिक होते थे, इस वजह से ये इनसे होता था। इसी वजह से इसका पहला ये जो एदगीन है सही ऑप्शन हो गई है।
और अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम बलबन को किस महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था? आपको बताना है कि जो देखा जाए तो रजिया सुल्ताना के कार्यकाल में बलबन जो था उसको किस पद पर नियुक्त किया गया था? उसका सही उत्तर होता है आमिर-ए-हाजिब पद पे नियुक्त किया गया था। अब आपको अगला क्वेश्चन दिया गया, 40 अमीरों के प्रयत्न नासिरुद्दीन की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित किसने कहा था उसका आत्मसमर्पण पूर्ण था? क्या उसका आत्मसमर्पण पूर्ण था? ये कथन है डॉक्टर निजामी का। किसका? निजामी का। बलबन ने वकीलदार के पद पर कितने वर्ष कार्य किया था? इसके बाद की जाए तो बलबन ने वकीलदार पद पर 1 वर्ष कार्य किया। कि इसकी जो बलबन के बारे में है, हम जब लोग बलबनी वंश कहेंगे, जब हम लोग बलबनी वंश पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।